मेंस 365 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ राइट टू फ्री स्पीच। सो अभी हम टॉपिक्स में से पूरा टॉपिक्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो ऑलरेडी आप न्यूज़ से अवेयर हैं, टॉपिक से अवेयर हैं। आपने बस क्या करना है कि हर टॉपिक में से 2 या 3 फैक्ट ऐसे याद करने हैं जो आप पेपर में लिख पाओ। जैसे सपोजिंग अगर राइट टू फ्री स्पीच का कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राइट टू फ्री स्पीच, ये जो राइट है ये कौन सा आर्टिकल है। सो इट इज़ आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जो सबसे पहला ए 19(1)(a है, उसमें बोला है राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये न्यूज़ में क्यों था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस राइट टू फ्री स्पीच में नहीं लगाए जाएंगे। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि अभी बात चल रही थी कि जो मिनिस्टर्स हैं वो काफ़ी बार कुछ अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो जिन पे एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अ स्टेटमेंट मेड बाय a minister even in official capacity cannot be attributed vicariously to government by invoking principle of collective responsibility. Under Article 75(3) and 164(2), Council of Ministers is collectively responsible to House of People and Legislative Assembly of State respectively. Supreme Court stated that collective responsibility flows from Council of Ministers to individual ministers, और रिवर्स में नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल मिनिस्टर्स जो बोलेंगे वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया एज अ टीम, एज अ कलेक्टिविटी, वो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स पे लागू होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 एंड 21 कैन बी इन्फोर्स इवन अगेंस्ट पर्सन अदर देन स्टेट। ठीक है, स्टेट के अलावा भी जो पर्सनल इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए हम ये लागू कर सकते हैं। तो अ mere statement made by a minister inconsistent with rights of citizen may not be actionable or a constitutional tort, but if it leads to an act of omission or commission by a public official, then it is a constitutional tort. Constitutional tort is a violation of one's constitutional rights, particularly fundamental rights, by an agent of government acting in his or her official capacity. A court of law can award मॉनेटरी कंपनसेशन टू द विक्टिम इन सच केस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट क्या होता है कि जब भी कोई भी जो गवर्नमेंट का एजेंट है, कोई मिनिस्टर है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो उस केस में वो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट माना जाएगा और जो कोर्ट है वो कॉम्पेंसेटरी कंपनसेशन दे देगा विक्टिम को। ठीक है। फैसेट्स ऑफ फ्री स्पीच आप देखो इस तरह से बना सकते हो, अपने पेपर में भी बना सकते हो अगर फ्री स्पीच का कोई भी क्वेश्चन आता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू रिपोर्ट एंड ब्रॉडकास्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म, जैसे कि आरटीआई जो है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू साइलेंस, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा इसको अपने जजमेंट से जो है वाइड कर चुके हैं राइट टू फ्री स्पीच क्या होता है। तो राइट टू साइलेंस भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट्स पार्ट ऑफ फ्री स्पीच। तो फ्री स्पीच क्या होता है वो इस तरह से डेफिनेशन है, टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़, ओपिनियंस। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर आर्टिकल 19 स्टेट्स दैट एवरीवन हैज़ राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस फ्रीली। अब क्यों है नीड ऑफ फ्री स्पीच, क्यों ज़रूरी है कि इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में फ्री स्पीच होए, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखो अकाउंटेबिलिटी। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होएगा तो कैसे मीडिया रिपोर्ट कर पाएंगे, जो भी खबरें हैं वो कैसे वो बता पाएंगे, राइट। तो प्रेसिंग इश्यूज जो चल रहे हैं पब्लिक को बताते हैं, जैसे कि पब्लिक परसेप्शन बने अगेंस्ट और इन फॉर ऑफ द गवर्नमेंट, और जिससे कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी रहे। एक्टिव पार्टिसिपेशन, फ्री स्पीच सपोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ असेंबली, empowering citizens to influence public decision making through protest and demonstration। तो सिटीजन का एक्टिवेशन मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन एक डेमोक्रेसी में तभी तो हो पाएगा जब उनको बोलने की आज़ादी होगी, वो बोल सके, वो एक असेंबल कर सके, एक दूसरे से बात कर सके, डिस्कस कर सके कि देश में क्या हो रहा है, और अगर कुछ चीज़ सही नहीं हो रही तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सके। तो इस वजह से भी
कि एक एक्टिव सिटीजनरी हो, एक सिविल सोसाइटी बिल्ड हो पाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है फ्री स्पीच होना। फिर इक्वालिटी, प्रमोट्स इक्वालिटी, कैसे? जैसे कि campaigning and openly addressing community issues can bring them to forefront, gain public support and halt human right abuses। जैसे कि अभी मणिपुर में आपने देखा कि किस तरीके से सिचुएशन है, जब सभी लोग आवाज़ उठाएंगे मणिपुर के लिए कि उन्हें भी दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। जैसे कि काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे कि मणिपुर पे काफ़ी वायलेंस काफ़ी टाइम से हो रहा है, और जिस तरह का अटेंशन वो मणिपुर डिज़र्व करता है उस तरह के नहीं दिया गया। तो उस तरह की इक्वालिटी, या फिर गे राइट्स के लिए जैसे कि आवाज़ उठाई जाती है, या फिर ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए आवाज़ उठाई जाती है, डिसेबल्स के लिए आवाज़ उठाई जाती है कि उन्हें भी इक्वल ट्रीट किया जाए, उनके लिए भी जॉब रिजर्वेशन होए, उनके लिए भी हम एक्सेसिबिलिटी दें पब्लिक प्लेसेस पे। तो बहुत कुछ जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तब तक वो चीज़ें इग्नोर की जाएंगी। तो एक तरह से इक्वालिटी के लिए लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास फ्री स्पीच हो। फिर नेसेसरी फॉर चेंज एंड इनोवेशन, फ्री स्पीच प्रोटेक्ट्स क्रिएटिव लाइसेंस ऑफ आर्टिस्ट एंड अलाउज देम टू डेवलप एंड शेयर आइडियाज़ फ्रीली। दिस कैन बी एकेडमिक राइटिंग, कार्टून्स, विजुअल आर्ट्स, कोई फिल्म हो गई, कोई मीडिया रिप्रेजेंटेशन हो गया, किसी भी तरह से आप एक्सप्रेस कर पाएँ अपने थॉट्स, आइडियाज़। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिव field jobs, right? Development, freedom of speech is crucial for freedom of thought as exposure to diverse ideas allows for independent perspectives and meaningful discussion। जी बिल्कुल, हम डिबेट कर पाए, डिस्कशन कर पाए, आइडिया से आइडिया निकाल पाए और इनोवेट कर सकें चीज़ें। नेक्स्ट, बिल्डिंग ब्लॉक, फ्री स्पीच फॉर्म्स फाउंडेशन फॉर अदर राइट्स ग्रांटेड टू सिटीजन सच एज फ्रीडम ऑफ प्रेस which helps in inculcating a better informed public and electorate। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है और एक परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन बनाने में फ़ायदा करती है, जिससे कि जो गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो क्या री इलेक्ट होनी चाहिए क्या फिर वो उसको चेंज कर देना चाहिए। तो उस पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ एब्सोल्युटली मैंडेटरी, नेसेसरी, राइट? अब क्यों, चलो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बहुत ज़रूरी है, पर क्यों रिस्ट्रिक्शन होना भी ज़रूरी है? आर्टिकल 19(2) इसमें करीबन 7 से 8 रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, वो क्यों ज़रूरी है और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं वो सारी अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, कॉन्स्टिट्यूशन 16th अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 19(2), तो ये 16th अमेंडमेंट से आया था, जिससे कि रिस्ट्रिक्ट स्पीच थ्रेटनिंग इंडिया और इंस्टिगेटिंग सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स। जैसे कि कभी कोई बात करते हैं कि इंडिया क्या पार्टीशन होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा, तो दैट इज़ अ थ्रेट टू द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सो दैट इज़ not allowed and that is considered as a reasonable restriction. Secondly, security of state, which is also very important, security of the nation. And friendly relations with foreign state, आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते कि इंडिया के रिलेशंस फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ख़राब हुए। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, to prevent marketing or distribution of explicit content in public places causing social unrest। तो आप ऐसे कुछ भी बहुत ही भड़कीला कोई भाषण है, कोई ऐसे भड़कीली बुक्स हैं, उस तरीके से आप उसको पब्लिक प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा काफ़ी बार बुक्स बैन हो जाती हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कंटेंट है, एक्सप्लिसिट कंटेंट है, जिसकी वजह से जो पब्लिक है वो भड़क सकती है और वी कैन हैव रेपरकशंस ऑफ दैट। सो उस तरीके से फॉर पब्लिक ऑर्डर things can be restricted, there can be restrictions. Contempt of court is a very important restriction, punishable under article 129 and 215 by Supreme Court and High Court respectively. डिफेमेशन आपने अभी देखा ही होगा कि किस तरह से केस हुआ। एक हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर डिफेमेशन को चलते recently. So First Amendment Act of 1951 added a provision clarifying that freedom of speech doesn't permit incitement of offense or communal violence। ठीक है, तो ये सारी restrictions हैं, these are very important. Now way forward क्या हो सकता है कि देखो दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिना डेमोक्रेसी तो पॉसिबल ही नहीं है, और साथ ही साथ एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच हम नहीं दे सकते, देयर नीड्स टू बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस।
तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड इज आर्बिट्रेरीनेस. आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी. आर्बिट्रेरी क्या होता है? कुछ भी मन किया वो डाल दिया रिस्ट्रिक्शन में. ऐसा नहीं होना चाहिए. एक बैलेंस होना चाहिए. नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन. कोर्ट शुड कंसिडर द नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड प्रिस्क्राइब enforcement procedures on the individual freedom before arriving at a verdict. ठीक है. तो रीजनेबल, क्या वो जो रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो क्या जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट नोटिसेस भेज देती है मीडिया एजेंसीज को कि दिस इज़ नॉट अलाउड, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में अलाउड नहीं है. तो क्या वो जो रिस्ट्रिक्शन वो लगा रहे हैं, दैट इज़ दैट रीजनेबल? तो कोर्ट इसका फैसला सही से करे. Education can help in development of understanding of freedom of speech and promote its usefulness, such as protection of rights of minorities, women, transparency in governance. तो education बहुत ज़रूरी है. हम सभी को बताएं कि उनके पास ये राइट है और सही तरीके से वो ये राइट यूज़ कर सकते हैं. अवेयरनेस, पब्लिक अथॉरिटीज़, NGO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, सभी को इस तरीके से अवेयरनेस फैलानी चाहिए रिगार्डिंग फ्री स्पीच. ओके, सो दिस वॉज अबाउट फ्री स्पीच. जो आर्टिकल, आपको दो चीज़ें इसमें बिल्कुल पता होनी चाहिए. आर्टिकल 19(1)(a) दैट इज़ राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 19(2) जहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है. ये सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको याद होनी चाहिए. सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. तो इसी ऑर्डर में आप याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा. 6 रिस्ट्रिक्शन इस तरीके से आप याद कर लीजिए. नेक्स्ट टॉपिक, हेट स्पीच. अगेन दिस इज़ वेरी रिलेटेड टॉपिक टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. जब भी हेट स्पीच के बारे में क्वेश्चन आएगा, अगेन यू मस्ट मैंशन दैट देयर इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मगर हेट स्पीच इज़ नॉट अलाउड. राइट, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, उत्तराखंड and Uttar Pradesh should take suo moto action against any hate speech crimes. क्यों suo moto का मतलब होता है अपने आप से, खुद से उनको एक्शन लेना है. ये नहीं वेट करना है कि कोई कंप्लेंट रजिस्टर होएगी उसके बाद वो जगेंगे, ऐसा नहीं करना है. खुद से ये जो गवर्नमेंट्स हैं इनको कोई भी ऐसी हेट स्पीच अगर कहीं पे भी फैलाई जा रही है, चाहे वो किसी मिनिस्टर के द्वारा हो, चाहे वो किसी आम आदमी के द्वारा हो, यू मस्ट टेक नोटिस ऑफ इट and investigated. Supreme Court, while hearing a plea to curb hate speeches in the country, issued a set of interim directions. ये डायरेक्शंस उन्होंने दिए हैं कि suo moto रजिस्टर करने हैं और ऑफेंडर्स को प्रोसीड करना है इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ. साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि अगर आप ऐसा नहीं करती है गवर्नमेंट, अगर suo moto कॉग्निसेंस वो नहीं लेती है, तो दैट विल बी अमाउंटिंग टू कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ठीक है, अभी लेजिस्लेशंस क्या क्या हैं अराउंड हेट स्पीच. एक तो 19(2), जैसे कि हमने बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है. तो जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी, इसी वाली रिस्ट्रिक्शन के अंदर हेट स्पीच कहीं ना कहीं छुपा है. अगर आप कोई भी हेट स्पीच दे रहे हो तो एक तरीके से आप पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी को वो कर रहे हो, प्रॉब्लमेटिक कर रहे हो. सॉरी, तो ये प्रॉब्लम्स है. ये 19(2) में ही आएगा. हेट स्पीच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी. अब IPC 1816 जो हम फॉलो करते हैं, इंडियन पीनल कोड, उसमें भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जो हेट स्पीच से डील करते हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि 153A, 153B, 298, दिस ऑल्सो डील विद हेट स्पीच. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, Section 8. Section 8 disqualifies a person from contesting election if he is convicted for indulging in acts amounting to illegitimate use of freedom of speech and expression. जो Section 8 है उसमें साफ साफ लिखा है कि इलेक्शंस के दौरान अगर कोई भी इंसान ऐसा एक्ट्स में इंडल्ज होते हैं जहाँ पे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का इलेजिटिमेट फ़ायदा उठा रहे हैं, तो देन दैट पर्सन वुड बी डिस्क्वालिफाइड.
सेक्शन 123A भी है और 125 भी है, जहाँ पे प्रमोशन ऑफ एनमिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज और इन कनेक्शन विद इलेक्शन एज अ करप्ट इलेक्टोरेट प्रैक्टिस। तो ये भी कहीं ना कहीं RPA 1951 में प्रोहिबिटेड है कि आप किसी तरह की भी दुश्मनी नहीं फैला सकते ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 का जो एक्ट है उसमें सेक्शन 7 penalizes incitement and encouragement of untouchability through words। ठीक है, तो ये इस तरीके से शेड्यूल कास्ट के खिलाफ आप अनटचेबिलिटी को लेके अगर प्रमोट कर रहे हैं तो दैट इज़ अगेन हेट स्पीच और ये अलाउड नहीं है इस वाले एक्ट के अंडर। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप 19(2) मेंशन कीजिए, 19(1)A मेंशन कीजिए और IPC 1860 जहाँ पे ये जो सेक्शंस है यू कैन मेंशन दीज, दैट वुड बी आई थिंक मोर देन इनफ। एक आप इसमें ये याद कर सकते हैं कि कौन से केसेस हुए हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ कर्नाटका 2004 का जो केस है, Supreme Court held that state or the district authorities were well within their rights to prohibit entry so that one does not make speeches which creates public order issue। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, अगर जो अथॉरिटीज़ है वो चाहे तो किसी को रोक सकती हैं अगर वो ऐसी कोई स्पीच देने के लिए आ रहे हैं जिससे पब्लिक ऑर्डर में प्रॉब्लम होगी। और अगर हेट स्पीच कहाँ पे डिफाइंड है तो यू मस्ट नो लॉ कमीशन इन इट्स 267th रिपोर्ट डिफाइंड हेट स्पीच एज एन इंसाइटमेंट टू हेट्रेड प्राइमरीली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ एक्सेट्रा। तो मेनली जो हेट स्पीचेस होती है वो किसी ना किसी एक ग्रुप को टारगेट करती है, चाहे वो रेस के बेसिस पे हो कोई ग्रुप, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, किसी भी बेसिस पे कोई ग्रुप होता है उसको वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं। कोई स्पेसिफिक लीगल डेफिनेशन नहीं है, मगर जो लॉ कमीशन है उन्होंने इस तरीके से हेट स्पीच को डिफाइन किया और आप यही वाली जो डेफिनेशन है इसको याद कर लीजिए और यही आपका ओपनिंग लाइन होनी चाहिए अगर हेट स्पीच का क्वेश्चन आता है तो। अब हेट स्पीच क्यों ख़राब है, तो बिल्कुल ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन, अनफेयर ट्रीटमेंट को एनकरेज करता है, स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिसेस बनाता है लोगों के माइंड्स में। जैसे कि अगर हम मुस्लिम्स के खिलाफ किसी तरीके की हेट स्पीच फैलाते हैं कि वो तो टेररिस्ट होते हैं, तो एक तरीके की हम स्टीरियोटाइप्स, एक तरीके के हम प्रेजुडिसेस लोगों के ब्रेन में डाल रहे हैं कि हाँ, जैसे ही वो टेररिस्ट का नाम सोचेंगे दे विल ऑलवेज थिंक ऑफ मुस्लिम्स। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ प्रेजुडिस इन द माइंड। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर टेररिस्ट मुस्लिम होता ही होता है और ऐसा भी नहीं है कि हर मुस्लिम टेररिस्ट होता है, मगर इस तरीके से जो स्पीचेस दी जाती हैं वो इस तरीके से आपके माइंड में परसेप्शंस क्रिएट कर देते हैं कि यू स्टार्ट बिलीविंग सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट ट्रू। ठीक है, इट अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स ओवरऑल साइकोलॉजिकल हेल्थ बाय इंड्यूसिंग स्ट्रेस। आपको इतना ज़्यादा भड़का दिया जाएगा हेट स्पीचेस के थ्रू कि आप कहीं ना कहीं यू विल गेट एंग्शियस, यू विल बिकम चार्ज्ड और उस इमोशन में आके हो सकता है आप कुछ गलत काम भी कर दो। तो इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है हेट स्पीच का। इंसाइट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू कमिट एक्ट्स ऑफ वायलेंस। वही जब आपका इमोशंस को जगाया जाता है हेट स्पीचेस के थ्रू तो इंसान इतना चार्ज हो जाता है कि वो एक्ट्स ऑफ वायलेंस कर देता है। जैसे कि हमने बहुत बार देखा है लोन वुल्फ इंसिडेंट्स। वो क्या है, वो तभी तो इंसान कमिट करता है, जैसे कि शूटिंग्स हमने देखी है कि चर्च में जाके शूटिंग के काफ़ी लोगों ने जिनको लोन वुल्फ अटैक का नाम दिया गया, तो वो क्यों हुए? वो इसी वजह से हुए क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिप्नोटाइज हो गए हेट स्पीचेस और हेट कंटेंट देख के कि उन्होंने ये एक्ट्स ऑफ वायलेंस कमिट कर दिए। फिर एक और, बैलेंसिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड काउंटरिंग हेट स्पीच रिक्वायर्स केयरफुल लेजिस्लेशन। ठीक है, ये तो है ही बिल्कुल। अब LC हैज़ प्रपोज 2 न्यू सेक्शन लॉ कमीशन ने 2 न्यू सेक्शन बोले हैं डालने के लिए IPC में, एक 153C और 505A, जिससे हम क्रिमिनलाइज करेंगे हेट स्पीच को। अगर हेट स्पीच को इंसान देता है तो दैट विल नॉट बी अ सिविल ऑफेंस, दैट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये जो ऐसे सजेशंस बेज बरुआ कमिटी और विश्वनाथन कमिटी ने भी दिए थे, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। ऑल्सो कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ examined issues having specific provisions to tackle hate speech, implementing a robust code of conduct
is essential for media agencies like YouTube, Twitter and Facebook. ये जो यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पे भी काफ़ी अब न्यूज़ एजेंसीज चल रही हैं, तो इनके लिए भी एक ऐसा एक वो होना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट जहाँ पे हेट स्पीचेस ना दी जाए. प्रमोटिंग एम्पथी, फॉस्टरिंग डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथनिंग लीगल फ्रेमवर्क्स टू कॉम्बैट हेट स्पीच आर इम्पॉर्टेंट फॉर फॉस्टरिंग एन इंक्लूसिव एंड टॉलरेंट सोसाइटी. तो बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरीके से हम लोगों को एजुकेट करें, लोगों को भड़काएं नहीं, लोगों को बल्कि ब्रदरहुड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी, उसकी वैल्यूज़ हम लोगों में दें. राइट, सो दिस इज़ देयर फॉर हेट स्पीच. तो अब हेट स्पीच का क्वेश्चन आता है तो आपको देखो 2-3 चीज़ें आप जो एकदम आपको याद होनी चाहिए. एक तो लॉ कमीशन ने डिफ़ाइन किया है हेट स्पीच को, सबसे पहले आपका ओपनिंग लाइन यही होनी चाहिए. उसके बाद कौन से सेक्शंस हैं जो हेट स्पीच से डील करते हैं. एक आर्टिकल 19(2) कॉन्स्टिट्यूशन का, और एक आईपीसी का सेक्शन 153A, 153B और 298. ये आपको पता होना चाहिए. ये आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी है बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन. जो उसकी डिमांड है उससे पहले आपको थोड़े 2-3 फैक्ट्स जो लिखने हैं वो ये होंगे. उसके बाद आप इश्यूज़ और ये सजेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. साथ ही साथ आप सजेशंस में ये प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं कि बेस बरुआ कमेटी और विश्वनाथन कमेटी वाज मेड इन कनेक्शन विद हेट स्पीच, और इन दोनों ने सजेस्ट किया था कि हेट स्पीच शुड बी क्रिमिनलाइज्ड. ओके.